नमस्ते बच्चों। काफ़ी लंबे समय के बाद पॉलिटी की अगली क्लास फाइनली आज आ गई है। तो इससे पहले हमने जितना भी क्लासेस किया था उसमें हमने अलग अलग एक्ट्स पढ़े थे और साथ ही साथ हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टार्ट कैसे हुआ, एक कंपनी जो यहाँ बिजनेस करने के लिए आती है वो कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम में ले जाती है, और अंत समय में जब आता है कि क्या करना है, बिजनेस करना है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम को संभालना है, तो उस समय फिर डिसाइड होता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करेगी, अब दूसरे लोगों को मौका देगी बिजनेस करने का और पूरी तरह से बिजनेस से रिजाइन करेगी और सारा जो अपना ध्यान है वो कहां पर केंद्रित करेगी, तो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में। और उसके बाद बहुत सारे नए नए चेंजेस आते हैं जैसा कि हम जानते थे, और उसका ये परिणाम होता है कि जो असंतोष है वो और फैलता चला जाता है, और असंतोष फैलने के कारण क्या होता है, असंतोष फैलने के कारण जो है 1857 की क्रांति होती है। फिर 1858 में जो डायरेक्ट जो बोल सकते हैं ओपनिंग पारी जो है, जो पहले दूसरा कोई कर रहा था, वो ब्रिटेन की सरकार खुद आ जाती है कि ठीक है अब हम ओपनिंग स्टार्ट करेंगे नए तरीके से। बट होता कुछ नहीं है, बस होता ये है कि एक नया बैट्समैन आ जाता है, और वो बैट्समैन कौन होता है, तो इंडिया का क्या, भारत मंत्री, यानी एक नया पोस्ट बनाया जाता है भारत मंत्री के नाम से, कि भारत मंत्री जो है वो क्या करेगा, भारत मंत्री यहां पर सारी चीजों को नियंत्रित करेगा। यानी पहले जो गवर्नर जनरल और बाकी सारे जो लोग थे उनको साइड करके सारा जो कैप्टनसी है वो कहां दे दिया गया, तो भारत मंत्री को दे दिया गया। ठीक है, यानी यहां पे आप एक चीज याद रखना, जो भी डायरेक्ट यहां पर जो शासन था वो कहां पर आ गया, भारत मंत्री यानी ब्रिटेन के पास। और ये जो भारत मंत्री था जिसको भारत सचिव भी बोलते हैं, वो सीधा कहां पर बैठता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बैठता था। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ करके इसकी जो 15 लोगों की सदस्य थी, या 15 लोगों का जो सदस्य था ना, वो सारा चीजों को क्या करता था, हैंडल करता था। और उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये 15 लोगों का जो डिसीजन होता था वो अप्रूव होने के बाद जाता था इंडिया में, और इंडिया का अगर कोई भी डिसीजन वहां से कुछ आता था तो वो यहाँ पे वेरीफाई होता था, यानी इनकी काउंसिल में, भारत मंत्री का जो काउंसिल था, मंत्री परिषद जो था, वहां से अप्रूव होने के बाद ही वो इंडिया में अप्लाई होता था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे समझो, सपोज मैं उस समय का भारत का गवर्नर जनरल हूं जो कि वायसराय बन चुका था, यानी वो इंग्लैंड का जो राजकुमारी थी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, गवर्नर जिसको बोलते हैं अभी के दौर में, तो वो अगर कुछ सपोज सजेशन दे दिया, क्योंकि रियल फील्ड में इंडिया में तो वो है, इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो गवर्नमेंट को नहीं पता ना, क्योंकि ब्रिटेन की जो दूरी है वो काफी है। तो एट ए टाइम अगर कभी जरूरत पड़ गई, इंडिया में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वहां से जो कानून बना था वो तो वहां के दौर से बना था, या फिर यहां से जो सजेशन गया था ब्रिटेन, इंडिया से जो सजेशन गया था ब्रिटेन, उसके बाद वहां पर डिसीजन लिया गया था। बट ग्राउंड रिपोर्ट कई कई बार क्या होता है कि डिफरेंट हो सकता है ना, क्योंकि वहां पे जो दौर है वो बदलते रहता था, और इंडिया और ब्रिटेन की दूरी इतनी होती थी कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता था उस समय। तो एट ए टाइम अगर कोई डिसीजन इमरजेंसी के टाइम में लेना पड़ गया तो फिर वो कैसे होता था, तो वो थोड़ा सा अधिकार वायसराय के पास था कि वो ले सकता था, लेकिन वो लंबे समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा ये अप्रूवल के बाद ही पता चलता था। और वो अप्रूवल कहां आता था, तो भारत मंत्री के पास। ठीक है, ऐसे समझो, भारत मंत्री जो था वो डायरेक्ट करता धरता हो गया ब्रिटेन का। और एक चीज और, मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि जो सारा सैलरी था वो जो भारत में लोग काम करेंगे वो भारत से ही उसको मिलेगा। तो भारत मंत्री जो था ये तो ब्रिटेन में रह के काम करता था, लेकिन काम तो इंडिया के लिए करता था ना, लेकिन रहता तो ब्रिटेन में था, तो इसको सैलरी कहां से मिलती थी, जरा गेस करो, ब्रिटेन से मिलेगी या फिर इंडिया से मिलेगी, तो ऑफ कोर्स इंडिया से मिलेगी। क्यों, क्योंकि कहा गया था कि कोई भी पद जो ब्रिटेन में हो या भारत में हो और वो भारत के लिए अगर काम कर रहा है तो उसका पेमेंट भारत सरकार के संचित निधि से होगा। तो भारत मंत्री एक ऐसा पद था जो ब्रिटेन में होते हुए भी सैलरी जो था वो भारत से लेता था। क्यों, क्योंकि भारत सरकार के लिए वो काम करता था, भारत के लिए काम करता था। ठीक है, तो चलो अपने जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समझते हैं
कि 1857 की क्रांति के बाद 58 के बाद जो भी बदलाव हुए उसके बाद ऐसा क्या होता है कि अगला बदलाव होता है और वो किस लेवल पर होता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आज। तो बच्चों आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ के चले गए पारसनाथ घूमने, मौसम बिल्कुल वैसा ही है। तो कहीं हैंग आउट करने अभी मत जाओ, क्योंकि सितंबर इसके जस्ट मंथ अगस्त के बाद आ जाएगा। तो घुमा फिरा के तुम लोगों के पास ओनली 40 to 45 डेज है। चिल करना अभी थोड़ा सा बंद करो, ठीक है। अभी बरसात जो है वो 60 दिन तक है, कभी घूम लेना, बट थोड़ा सा भी पढ़ाई पे तुम लोग फोकस करो, ठीक है। तो चलो हमारी जो अगली टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861। पेन कभी कभी लगता है लिखना छोड़ देता है, इंक खत्म हो गया, कोई नहीं, हम लोग इंक भर देते हैं। तो कोई बताना चाहेगा 1861 में ऐसा क्या क्या बदलाव हो सकता है? और तो बच्चों याद रखना, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको बढ़ाया गया, ठीक है, और उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। अब ये गैर सरकारी सदस्य कौन थे? तो बच्चों याद रखना, अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता था कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोगों को वो एंट्री कराए जिससे उसको फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इंडिया में ये दिखाने के लिए उस समय कि यहां की जो सरकार है वहां पर भारत के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन वाले ही शासन कर रहे हैं, यानी आपके अपने लोग भी हैं जो शासन कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी सरकार है। ये दिखाने के लिए ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती थी जो कि किसके प्रिय होते थे? ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन प्रिय होते थे। रहते तो इंडिया में थे, खाते इंडिया के थे, भारतीय होते थे, लेकिन उनका जो दिल और दिमाग था वो किसके लिए काम करता था? ब्रिटेन की सरकार के लिए। और जब इनको एश्योर हो जाते थे या फिर ये एश्योर हो जाते थे कि ये अगर हम इनको कोई पद देते हैं मंत्री परिषद में तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे हमको क्या हो? लॉस हो। किसको लॉस हो? ब्रिटेन की सरकार को। तभी जाकर के ये पद उनको दिया जाता था, ठीक है। और ये सिर्फ और कुछ नहीं, एक तरह से ढकोसला समझ सकते हो, ताकि जो 1857 की क्रांति में जो बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे जो असंतोष थे, उसको खत्म किया जा सके। बस सिर्फ इस चीज के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि बबुआ हम भी तुमको पोस्ट देंगे, तुम भी आकर के सरकारी सदस्य बन करके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हो जाना। लेकिन वो बबुआ किसके लिए काम करता था? वो बबुए को पता था। तो वो बबुआ के पीछे मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि वो जो बबुआ था वो किसके लिए काम करता था? उसका जो दिल और दिमाग था वो ब्रिटेन की सरकार के लिए काम करता था, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए दिखाया गया था कि जो ये सरकार है उसका हस्तक्षेप कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भी है, भारतीयों के लिए भी अब वो सोच रहे हैं। और हम यूं कहें कि जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होगी उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो भारतीयों के साथ मिल करके बनेंगी, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो जो है पॉलिसी वो क्या होगी? वो उनके उनके कंफर्ट के हिसाब से होगा। कंफर्ट का मतलब उनके हिसाब से बनेगा। तो इससे क्या किया गया? लोगों को यह दिखाया गया कि जो आपका असंतोष था ना कि ब्रिटेन की सरकार अपने हिसाब से काम करती है, किसी भी तरह का कोई डिसीजन वगैरह काम नहीं करती है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए था। बट उसके पीछे का जो माइंड गेम था वो ये था कि इनकी सत्ता पर कोई भी आंच ना आए। दूसरा चीज, भारतीय प्रतिनिधि को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। वही चीज मैंने जो बताया कि 2 चीजों पर ध्यान दिया गया। पहला, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझाना चाहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग बच्चों कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, ठीक है। जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया था तो उसमें राजनीतिक सिस्टम जो था, जिसको पॉलिटिकल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, उसको, और यहां पर जो कार्यपालिका यानी कानून निर्माण, लॉ मेकिंग भी बोलते हैं, पता है ना कि 58 से पहले
जो था इंग्लिश लॉ कमीशन आ चुका था, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी की हमने बात की थी, ठीक है, फिर वहां नहीं जा रहे, यहां पर ध्यान दे रहा। दिस इज द टू मेजर की पॉइंट्स, पॉलिटिकल और लॉ। उस समय के दौर में राजनीति और कानून, ये दो ऐसी चीजें थी जिस पर कोशिश किया गया कि लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि वहां की सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार भारतीयों के हिसाब से कानून, भारतीयों के हिसाब से यहां पर काम, और यहां के जो नेता उस समय होंगे यहां के हिसाब से बजट से लेकर के यहां पे जो भी नीड होगा वो क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए राजनीति में भी भारतीयों को शामिल किया गया और कानून में भी भारतीयों को शामिल किया गया, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि ब्रिटेन की जो सरकार है पहले की तरह नहीं है, अब वो उनका मेड फॉर ईच अदर है, मतलब बिल्कुल भारत की सरकार के लिए है, ठीक है। अब हकीकत क्या था वो तो आप लोग को मालूम ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया इस दो लाइन का मतलब कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद था उसको बढ़ाया गया, और इसलिए बढ़ाया गया ताकि यहां पे भारतीयों को भी शामिल किया जा सके। क्यों? ताकि पॉलिटिकल और कानूनल जो सिस्टम उस पर इनका बात जो है वो हो सके। साथ ही साथ मैंने इस पॉइंट को भी समझा दिया कि भारतीय प्रतिनिधि को कानून निर्माण में शामिल किया गया, और उसको शामिल करने के पीछे का मेन मोटिव क्या था वो भी मैंने आपको बताया, ठीक। चलो ये दो लॉलीपॉप तो हम समझ गए, अब अगला पढ़ते हैं। इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। देखो यहां पर पहली बार डिपार्टमेंटल प्रणाली की बात की गई। अब यहां पर डिपार्टमेंटल प्रणाली क्या था? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्जामिन ना, ये सब नहीं है, ये सब तो भारत सरकार का है। आ जाओ यहां पर ऐसे समझो, जब भी मैं विभागीय प्रणाली की बात करता हूं तो उस विभागीय प्रणाली का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम। पहला, पेनवा लिखिए नहीं रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम पहला, दूसरा कानूनन सिस्टम, और तीसरा था जज साहब। और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, बजट वगैरह पास करने का भी जो होता था वो अलग क्राइटेरिया था, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अंग्रेज सरकार, ठीक है। उस समय ब्रिटेन की सरकार जो थे उसमें ये जो सिस्टम था अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया गया था। ये मैंने जस्ट 3-4 एग्जांपल दिए, इस तरह के बहुत सारे थे, ग्रामीण मंत्री से लेकर के सारे चीज थे, ठीक है। तो पहले जो था ग्रामीण मंत्री हो, विकास हो, बजट हो, ये सारा को पहले पॉलिटिकल सिस्टम में डाला जाता था, ठीक है। जज का कोई निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो, चाहे कानूनन कोई चीज हो तो उसको सिंपल कानून में बनाया गया था। यानी यहां पे सिर्फ 3 चीज था, ठीक है। एक तो था तुम्हारा राजनीति, दूसरा था कानून वाला, और तीसरा था प्रशासन, यानी दोनों का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इन सारी चीजों को अलग किया गया तो यहां पर एक नया चीज जोड़ा गया, क्या कि कैटेगराइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ कि कौन कौन सा विभाग कैसे काम करेगा, उसमें जो मंत्री होंगे उसको क्या क्या राइट्स होंगे, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कैसी होगी। दूसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। अब बोलोगे कि सर ये तो अध्यादेश हम पढ़े हैं, अभी निकाल सकता है राष्ट्रपति। अरे बबुआ, बात यह है कि राष्ट्रपति जो है वो इसी से काम करते हैं ना, अभी के हिसाब से अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया। तो पहली बार अध्यादेश कब आरंभ हुआ था? 61 में। याद रखना, पहली बार अध्यादेश कब लाया गया था? तो याद रखना 61 के भारत शासन अधिनियम में, परिषद अधिनियम में, ठीक। और वो अध्यादेश कौन ला सकता था? तो वो अध्यादेश हमारे जो गवर्नर जनरल हैं वो ला सकते थे। तो गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो अध्यादेश ला सकते हैं, और उस अध्यादेश को कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है इसको कहां पर दिखाया गया? तो ये डिसाइड करने वाले थे हमारे भारत मंत्री। अब ऐसे समझो, बहुत कोई बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। अभी क्या होता है, सपोज पार्लियामेंट नहीं चल रहा है और हम जाकर के दिल्ली में बम फोड़ दिए, असली वाला बम, मजाक वाला नहीं, बहुत सारा बम फोड़ दिए, वैसा हो गया कि एकदम लग रहा है इमरजेंसी वाला हो गया है, ठीक है। तो उस देश में क्या होगा? उस कार में जो है
राष्ट्रपति एक अध्यादेश निकाल सकते हैं कि अब दिल्ली में किसी को निकलना ही नहीं है, अगर कोई बंदूक से भी लेके निकला तो उसको जेल में डाल देंगे। अब वो अध्यादेश जो है वो 6 महीने के लिए मान्य है, जैसा कि नॉर्मल है। अब उस 6 महीने में पार्लियामेंट जब आएगा, ओपन होगा, उसमें बहस होगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अब उस पर वो डिपेंड हो गया, अगर वो कंटिन्यू नहीं रहा तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा, अगर वो कंटिन्यू रहा तो फिर उसको नॉर्मल जैसे पार्लियामेंट में हम लोग पास करते हैं कानून वैसे होगा। तो बिल्कुल यहां पे वही कॉन्सेप्ट था, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे? ऐसे समझो, टेंशन नहीं लो, दिल्ली में बम नहीं फोड़ने जा रहे, बहुत 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 बड़ा काम है वो। इतना छोटा छोटा काम हम लोग नहीं करते हैं, बड़ा काम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश लाने की बात की गई, ठीक है। और उस अध्यादेश का मतलब होता था कि ब्रिटेन की सरकार क्योंकि थी मीलों दूर, अगर जाना है आज तो पहुंचेंगे 2 महीना बाद, फ्लाइट सिस्टम उतना था नहीं तो नावे से जाना पड़ता था। अब एकदम किस्मत खराब हुआ तो नाव अगर कहीं डूबा तो बबुआ पहुंचते पहुंचते डूब जाएंगे। तो बहुत सारा चीज था, कम्युनिकेशन गैप बहुत हो जाता था ड्यू टू द फिजिकल उनका जो भी था डिस्टेंस, उसकी वजह से। तो इमरजेंसी के दौर में इंडिया में बहुत सारी चीजें बदल जाती थी, तो अध्यादेश का एक शक्ति दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल को कि ठीक है बबुआ, तुमको अगर लगे कि इमरजेंसी में तुमको इसका उपयोग करना है तो तुम करना, ठीक है, लेकिन हमको एक बार सूचना जरूर दे देना कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ था तो हमको ये काम करना पड़ा, अब इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना ये आप देख लो, तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। हम का मतलब है भारत मंत्री, ठीक है। तो अध्यादेश का मतलब ये है। दूसरा चीज, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। आप बोलेंगे कि सर इससे पहले तो आप बोले थे कि केंद्रीकरण किया गया, एक जो शक्ति है वो एक आदमी को दिया गया और उस शक्ति का कैसे यूज होगा पूरे इंडिया में वो देखा गया। बिल्कुल सही बात, लेकिन अब मैंने यहां पर 2 चीज बताया। पहला, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, और जहां पर भी विभाग बनता है, डिपार्टमेंट बनते हैं, वहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण जरूरी होता है, ठीक है। अगर एक आदमी को ही सारी शक्तियां दे दी जाए तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज जो है वो काम अच्छे से ना हो पाए। ऐसे समझो, अगर मोदी जी आ गए, अब मोदी जी बोल दिए कि हम तो सुपरमैन हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग का जरूरत हमको नहीं है, सारा चीज हम देख लेंगे, तो नितिन गडकरी साहब क्या करेंगे? हमारे मोटा भाई जो अमित शाह वो क्या करेंगे? तो अगर सपोज मोदी जी रोड बनाने लगे, रेल चलाने लगे और बाकी सारा चीज करने लगे तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अभी जितना शांति से वो रह करके अच्छे स्पीच दे देते शायद वो ना दे पाए, फ्रस्ट्रेशन में आगे बोले भाग, मेरे को नहीं बनना है पीएम। तो 1 मैन आर्मी वाला काम नहीं है इतने बड़े देश को चलाना। तो उसी तरह से भले आबादी कम थी इंडिया की, लेकिन एक आदमी जो था सुपरमैन नहीं बन सकता था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए, उनको शक्तियां दिया गया, एक व्यक्ति तक शक्तियों को न रहने देकर के पूरा उसको बांटा गया ताकि एक अच्छा जो शासन है वो बना पाए। यानी मेरा जो हेडक है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैंने बांट दिया, अब वो समझे उसको कैसे चलाना है, ठीक है। तो यहां पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरू की गई और बंबई और मद्रास को पुनः विधायिका अधिकार दिया गया। ये तो मैंने 2 लेयर पे बात किया, पहला सेंट्रल लेवल पे, अब आ गए हम लोग प्रशासनिक लेवल पर, यानी जो प्रेसिडेंसियां थी वहां पर क्या किया गया कि पहले 3 मेजर प्रेसिडेंसियां थी इंडिया में। पहला था बंगाल, मुंबई, मद्रास। तो हमने पढ़ा था कि इससे पहले वाले जो शासन अधिनियम था उसमें क्या किया गया था कि जब भारत गवर्नर जनरल का रूल लाया गया तो वहां पर जो बंगाल में दोनों की आधिकारिक शक्तियां थी वो हटा करके सेंट्रल लेवल पे की गई। कुछ शक्तियां जो इनके पास विधायी थी उसको छीन लिया गया, लेकिन वापस से बोला गया कि नहीं, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो भी विधायिका शक्ति होंगी वो वापस से रिलीज कर रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं भाई? तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर है उनको, कि जो भी विधायिका से रिलेटेड इनको काम हो वो अब आराम से डिसीजन लेकर के कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बंबई में क्या, बंबई का जो प्रांत है उसमें किस किस तरह का नीड है लोगों को, वो मद्रास वाला नहीं समझ सकता। मद्रास में किस तरह का नीड है वो बंगाल वाला नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा गया
कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल लेवल पर भी होना चाहिए, ताकि वहां पे एट ए टाइम किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का नीड है, इन सारी चीजों को कंप्लीट आराम से वो देख सके। ठीक है, कई कई बार क्या होता था कि आप कभी पढ़ोगे पॉलिटी के एकदम डीप वाले बुक में, तो वहां पे बताया गया है कि कई कई बार क्या होता था कि बंबई का जो मेजर इशू जो था वो मद्रास वाले बजट में चला जाता था और मद्रास वाला बंबई में आ जाता था। ऐसा सिर्फ मद्रास बंबई में नहीं, बंगाल में भी था। तो इस चीज को देखा गया कि पैसा जो है वो अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, काम जो रियल में है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको खत्म करने के बाद फिर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि जो पैसे के यूटिलाइजेशन वो सही से हो सके, प्लस जिस लोगों को जिस चीज की नीड है वो उनको मिल सके। ऐसा नहीं है कि बंबई में बड़ा पाव, मद्रास में इडली, तो इडली जो है वो बन रहा है बंबई में और बंबई वाला जो बड़ा पाव है वो बन रहा है मद्रास में, और जो रसगुल्ला है बंगाल का वो आ गया है कहाँ, बंबई या फिर मद्रास। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, सही लोगों को सही चीज मिले, इस चीज के लिए इसको लाया गया। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ पे 3 चीज समझ में आया होगा। पहला तो गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार, क्यों, लोगों को शामिल किया गया, भारतीयों को। ठीक है, दूसरा भारतीय जनप्रतिनिधि का कानून निर्माण में मतलब शामिल किया गया। तीसरा पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ। तीसरा पहली बार अध्यादेश लाने की शक्ति, और चौथा बंबई और मद्रास को वापस अलग कर दिया गया। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, और नहीं समझ रहे होगे तो कोई बात नहीं है, दोबारा समझा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग से, अलग से पढ़ेंगे थोड़ा। अब अलग में क्या पढ़ना है थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। ठीक है, अलग में क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखना, ब्लैक बोर्ड तो लिख ही नहीं रहा है। अच्छा, अब आएंगे 1892, मतलब 61 के बाद ये लोग का जो कानून था लगभग पूरा सुधर चुका था, अब ये लोग को जरूरत नहीं थी, तो इसलिए ये लोग ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, बुतरू लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो जल्दी नौकरी लगेगा, तबे ना ब्याह होगा तुम लोग का, और नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। हाँ, तो सचिवालय में जल्दी जल्दी नौकरी लो और जल्दी जल्दी ब्याह करो। पार्टी के लिए पक्का बुलाना हमको, ठीक है। चलो, तो आज अगला टॉपिक हम लोग का भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 के बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है 7 से 8, इसीलिए ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ाऊंगा कि बस ऊपर ऊपर पार हो जाए। ठीक है, चीजों को जल्दी सीखेंगे ताकि बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी जो और सारी चीजें उस पर ज्यादा हम समय दे सकें। चलो, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक नामांकन पद्धति लाया गया था। उसके स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन किया गया। अब सिफारिश का मतलब यहां पे क्लियर समझो, ठीक है। इससे पहले क्या था, मैंने तुम लोगों को बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्ति होती थी डिसीजंस में, उसमें जो नियुक्ति का अधिकार था, यहां से लोग रिकमेंडेशन भेजते थे कि इन लोगों को इसमें नियुक्त किया जाए, और जो वहां की रानी थी ब्रिटेन की, वो क्या देती थी, अप्रूवल कि हाँ इनको नियुक्त किया जा सकता है। तभी इनको यहां पर नियुक्त किया गया या जाता था। बट अब क्या किया गया, उस चीज को खत्म कर दिया गया। अब क्या किया गया कि जो भी गैर सरकारी सदस्य होंगे, ठीक है, उनका नामांकन के आधार पर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बल्कि सिफारिश के आधार पर नामांकन होगा। क्या होगा, सिफारिश के आधार पर नामांकन होगा। अब ये सिफारिश जो थी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं विनोद, ये जो सिफारिश है, ये सिफारिश वही है जो दिल और दिमाग से ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हो और देखने में भारतीय हो, ठीक है। तो यहां पे साफ साफ देखो इनकी नियत, एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि हम ब्रिटेन वाले नहीं हैं, इंडिया वाले हैं, और एक तरफ नियुक्ति भी ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो कि दिल और दिमाग से कहां के लिए काम करते हैं, ब्रिटेन के लिए काम करते हैं। चलो खैर, किस्मत है,
क्या कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। तो ये तो लाया गया, बहुत अच्छा सर, ये तो ला दिया गया। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट लाया गया? एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 से लेकर के 1947, ऐसे 42 में ही लगभग सारा इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया था, बट फिर भी 47 ले लो। एक चीज हमेशा गौर करना कि जितनी भी नीतियां बनी वो कहीं ना कहीं दिखाया तो ये गया कि वो भारत के लिए है, बट उनके पीछे का जो दाव पेच होता था वो कुछ और होता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग के जो नेता लोग उस समय थे, भले 1857 से 1900 तक पूरे अच्छे से नहीं समझ पाए, बट 1900 के बाद वाले जो नेताजी लोग थे वो बहुत बहुत तेज थे और इनकी लॉलीपॉप को अच्छे से समझते थे, और इसीलिए इनका जीना मुश्किल कर दिए थे, और धीरे धीरे हम लोग आजादी की ओर बढ़े। खैर वापस आते हैं, तो सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लाई गई, साथ ही साथ जितने भी परिषद थे उसमें बजट पर विचार विमर्श करना और कार्यपालिका से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको पूछने का अधिकार दिया गया। मैंने क्या कहा कि अब धीरे धीरे लोगों को या सरकार को एहसास होने लगा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप था। भारतीय लोगों की जो जरूरत थी उसको हम नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। उस चीज को खत्म करने के बाद क्या किया गया कि अब धीरे धीरे लोगों को क्या किया गया, लाइबल किया गया, आजादी दिया गया। आजादी इसलिए दिया गया ताकि बजट पर वो आजादी का मतलब ये था कि वो बजट जो भी हो, कितनी उनकी नीड है, क्या उनका नीड, ये सारी चीजों पर वो बात कर सके। और उसी के दौर में हम देखते हैं कि बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से संबंधित जो भी प्रश्न थे, ये सारी चीजों को पूछने का अधिकार भी उनको दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा कदम इसलिए था कि भारत के लोग को एक मंच मिला। ठीक है, भले वो अच्छे से आजादी तो यहां पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आजादी नहीं थी। इसके बाद भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को कि इनकी जो बात बजट में विचार विमर्श वाली थी उसको कितना सुनना है। अरे भाई ठीक है, मैं बोलता हूं कि 100% में 90% ये लोग निगलेक्ट करते थे, सुनते तो थे बट उस पर काम नहीं करते थे। लेकिन एक मौका तो मिला, एक मंच तो मिला उस समय भारत के लोगों को कि वो अपनी जरूरत की बातें कम से कम यहां तक पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन तो था, लेकिन लिमिटेड था, पूरी तरह से नहीं था, लिमिटेड था। ठीक है, तो बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार भी था, इनको दिया गया। ठीक है, दूसरा चीज, इस अधिनियम में व्याप्त विसंगतियों के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसकी जमकर आलोचना की और यह माना कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं उसमें विधानमंडल को सीमित शक्तियां भी मिलनी चाहिए। अब जो था प्रांत लेवल की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, प्रांत सरकार की बात कर रहा हूं, प्रांतीय सरकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रांतीय सरकार की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्रांतीय सरकार की बात कर रहा हूं। प्रांतीय सरकार का यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब यह है कि ये जो 92 का अधिनियम आया, इसमें इसके अलावा बहुत सारी विसंगतियां थी। विसंगतियां का मतलब था कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें वो भारत के हिसाब से करें, और पहले ये खुद का भला उसके बाद दूसरों का भला। तो इसके चलते ये वो सारी बातें ऐड नहीं कर पाए जिसकी सच में उस समय भारत के लोगों की जरूरत थी। और इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद जो था बहुत सारा जन आंदोलन जो हुआ वो धीरे धीरे हुआ, और वो कहीं ना कहीं जो था, आप बोल सकते हो कि अब लोगों को समझ में आ चुका था कि इंग्लैंड की सरकार कर क्या रही है और उनकी जरूरत क्या है। तो इसमें उनका कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा था वो पूरा नहीं होते हुए भी देखा गया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की और यह माना कि कम से कम विधानमंडल में सीमित शक्तियां तो देनी चाहिए।
कम से कम वो अनपूरक क्वेश्चन तो पूछ सके कि हाँ आपने ये किया तो आप ये क्यों नहीं किया, और उस प्रश्न का उत्तर देने से वो जो था मना करो या ना करो वो बात की चीज है, लेकिन कम से कम यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन ना कि गवर्नमेंट जो है वो काम कैसे कर रही है, गवर्नमेंट को ये काम करना था, ये बोला गया था, तो वो काम क्यों नहीं हुआ। तो यहां पर जो था सीमित शक्तियां मिला, वो क्वेश्चन पूछते थे बट हर क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिलता था, और इसीलिए कहा गया कि प्रश्न का उत्तर देने से वो मना भी कर सकते थे, तो कि करते थे। अब खुद मुझे बताओ कि आपको इंग्लैंड की सरकार इतनी आजादी क्यों दे? क्या भारत सिर्फ उसके लिए शासन था? नहीं, भारत से एक बहुत बड़ा पैसा, भारत के संसाधन का सबसे बड़ा दोहन इंग्लैंड की सरकार उस समय कर रही थी, चाहे वो मानव संसाधन हो, खनिज संसाधन हो या यहां का पैसा हो, सारा का सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा था। और जिस जगह पर उन्होंने शासन अपना अच्छे से आरंभ कर लिया है, शासन बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, वहां पर अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी क्यों मारे? तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें शक्तियां चाहिए, मैं शक्तियां दे रहा हूं, लेकिन वो शक्तियां लिमिट में होंगी और वो लिमिट मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हें क्वेश्चन पूछना है तुम क्वेश्चन पूछो, लेकिन मुझे किस प्रश्न का उत्तर देना है यह मैं डिसाइड करूंगा। तो कई कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिसका आंसर उनको नहीं मिलता था, लेकिन ठीक है कम से कम शुरुआत तो ही। और यहां पर कुछ वर्गों को क्या किया गया कि कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बहुत गरीब लोग हैं जो अनपढ़ है उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, या जो ब्रिटेन की सरकार के लिए खतरा हो सकते थे उनको नहीं दिया गया, ठीक है। और मुंबई में 2 स्थानीय यूरोपीय व्यापारियों को यहां पर क्या किया गया, जैसे कि मुंबई में जो थे 2 वहां के स्थानीय व्यापारियों को यहां पर शामिल किया गया, जबकि भारतीय व्यापारियों में एक को भी नहीं। मतलब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे जिसको बुलाया गया था कि तुम इंडिया और शासन मतलब व्यापार करो, उनको तो शामिल किया, लेकिन ऐसे भारतीय व्यापारी जो कि इंडिया में रहते थे और इंडियन में व्यापार करते थे उनको शामिल नहीं किया गया। इससे साफ पता चलता है कि अगर कहीं ना कहीं पैसे का उनके पास बहुत बड़ा अगर रहा, क्या बोलते हैं उसको अभी के जमाने में, बाहुबल या रुतबा, तो फिर वो उनकी सिस्टम को बदल सकते हैं या फिर बगावत हो सकता है। तो 1857 की क्रांति जैसा कुछ भी बगावत ना हो, इसीलिए ये जो कदम उठाते थे उसके पीछे बहुत सारे इफ और बट होते थे, बट वो दिखाते नहीं थे। लेकिन ठीक है, पहले जहां हम सिर्फ अपने मन तक कोई बातों को रखते थे, कम से कम हम पहुंचा तो सकते थे, भले वो अप्रूव हो ना हो डजंट मैटर, कम से कम बकैती तो कर सकते थे। तो ये एक सेटिस्फेक्शन रहा 1892 की क्रांति, ये संशोधन अधिनियम में या संशोधन अधिनियम में। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, थोड़ा सा आज पीपीटी मन मुताबिक तो नहीं है, लेकिन एडजस्ट करो चीजों को, नेक्स्ट क्लास में आई होप सारा इंप्रूव हो जाएगा। इसमें जनसंख्या के अनुपात पर, जस्ट वेट बच्चा, आई थिंक आई हैव मिक्स्ड द ऑल कॉन्सेप्ट, या इट्स 1892 1909, ठीक है, जस्ट वेट। चलो अब आ जाओ भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। थोड़ा सा आज एडजस्ट करो पीपीटीज को लेकर के। खैर पीपीटीज डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पीपीटी नहीं कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ठीक है। चलो तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जो है भारत परिषद 1909, ठीक है। जस्ट वेट, चलो ठीक है। भारत परिषद 1909, अब इसमें क्या ऐड किया गया? इससे पहले तो हमने पढ़ा कि चलो ठीक है जनप्रतिनिधित्व दिया गया प्लस
प्रांतीय विधान परिषद को स्थानीय लेवल पर शक्तियां दी गई कुछ सीमित, प्लस अनुपूरक बजट पर आप बहस कर सकते थे। तीसरा कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते थे बट उसका आंसर वो देंगे नहीं देंगे वो उनके ऊपर रहता था। तो ठीक है, 1892 में 3 बात हमेशा याद रखना। पहला क्या कि लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया, विधान परिषदों को सीमित शक्तियां दी गई, बजट पर बहस करने की शक्तियां दी गई, क्वेश्चन पूछने की शक्तियां दी गई, आंसर देना नहीं देना उनके ऊपर होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, याद रखना। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? उस समय याद रखना यहां पर मार्ले मिंटो साहब जी थे, हमारे गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है क्योंकि भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो, अब ये 2 लोगों से मिलकर के बना। मैंने क्या कहा कि उस समय जो शासन था मार्ले मिंटो के हाथ में था। उसका मतलब ये है भारत मंत्री का जो पद था, भारत मंत्री या भारत सचिव का जो पद था, दोनों सेम है, डोंट कंफ्यूज द नेम। भारत मंत्री या सचिव दोनों सेम है। ठीक है, भारत मंत्री या सचिव दोनों सेम है। तो इसमें याद रखना लॉर्ड मार्ले थे, इसीलिए यहां से आया मार्ले, और वायसराय जो थे वो मिंटो साहब थे, तो यहां से आ गया मार्ले मिंटो। और मैंने जो कहा कि भारत में शासन इनका था, कहने का मतलब है कि भारत मंत्री ये थे, और जो इंडिया में जो ब्रिटेन क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो थे मिंटो साहब। यानी इन दोनों का शासन था, इसीलिए मैंने कहा भारत में इनका शासन था। ठीक है, चलो। तो इसी के नाम पर इनको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इनको तैयार जो है, इसको तैयार करने में इन्हीं का हाथ था। अरे शिट। ठीक है, तो 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने समझा दिया। इसके बाद एक चीज याद रखना, ये जो था एक तरह से बेसिकली अपडेटेड वर्जन था 1892 का। मैंने क्या कहा, इसमें बहुत सारा व्याप्त असंतुष्ट था, लोग यहाँ के खुश नहीं थे, तो उसमें बाकी सारी चीजों को ऐड किया गया। जो भी चीज उनको कमी लगा कि हाँ ये चीज इसमें ऐड करना चाहिए था, किया। ठीक है, और इन सुधारों के पीछे जो 2 घटनाएं थी वो, पहला था 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है और बोलता है कि साहब आपने बहुत सारे लोगों को तो निर्वाचन सभा में, विधानमंडल में, कार्यकारिणी परिषद में सीटवा दे दिया है, हमनी का सीटवा कब मिलेगा? तो आगा साहब जो थे वो अपने प्रतिनिधियों के साथ जाकर के मिलते हैं कि हमें भी चाहिए क्या, तो सीट चाहिए। कहां पर? तो याद रखना विधान परिषद। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया, तो मिले, और मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले। उनकी दूसरी मांग थी कि मुसलमानों का जो सीट का प्रतिनिधित्व होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात पर मिले। मतलब इनको अपनी आबादी पर इतना भरोसा था कि हमारी पॉपुलेशन उस समय इतनी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर दे दीजिए सीट। अब हम सीट क्या मांगे? जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो वहां की जनसंख्या के आधार पर देना। ठीक है, इसीलिए जहां पर आप देखोगे इंडिया का, अगर मैप में देखोगे तो जिस जगह पर इनकी आबादी ज्यादा थी उधर में इनकी सीटें अधिक थी। जैसे सिंध वाला प्रांत हो गया, बंगाल वाला प्रांत हो गया, वहां पर इनकी आबादी ज्यादा थी, और कुछ कुछ आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थी जिसको सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि उस समय एक दौर ऐसा था
जिस समय इन्होंने हिंदू लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दिया, उनकी हर बात सुनते थे, उनकी हर प्रतिनिधि को दिया जाता था और उनको अधिक से अधिक हिंदुओं की सुनी जाती थी। अब क्या किया गया, मुस्लिमों को भी धीरे धीरे करके ऐड किया गया। यानी अब इंग्लैंड की सरकार जो है, वही डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है। यानी एक बार हिंदू को, अब दूसरी बार मुस्लिम को, और ये खाई इतनी गहरी होती चली गई जो अभी तक है। तो ये उनका दिया हुआ गिफ्ट है जो कभी शायद खत्म हो, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी ये समाज में है। तो ये जो है ये इसलिए किया गया, कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड की सरकार ने है, उन्होंने देखा था 57 में कि कैसे ये एकजुट होकर के लड़े, और तब से उनके दिमाग में था कि इनको अगर या भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनको बांटना पड़ेगा। तो 1905 में क्या होता है, जल्दी बताओ, बंगाल का विभाजन, ठीक है, जहां पे कौन आते हैं, जिसके बाद फिर जाकर के बंगाल को एक किया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो याद रखना उसके बाद ही ये बनता है। तो एक दौर 1905 से पहले जो था वो भारतीय हिंदुओं के लिए था, अब जो अगला दौर था 1905 के बाद वो मुस्लिमों के लिए होने वाला है। यानी अब जो है वो मुस्लिमों की सुनी जाएगी, ब्रिटेन की सरकार जो है वो कहां चली जाएगी, मुस्लिमों के पास, और ये गैप धीरे धीरे भरता चला जाएगा। तो यहां पर जनसंख्या के हिसाब से इन्होंने मांगा कि हमें सीट मिलनी चाहिए, ठीक। साथ ही साथ 1909 के प्रावधान में इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए अलग अलग सीटों की व्यवस्था की गई। क्या की गई, सीटों की व्यवस्था। यानी 1909 का सबसे बड़ा पॉइंट जो एग्जाम में पूछ सकता है वो ये है, मुस्लिमों के लिए सीट का रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के आधार पर। बस यहां पे इस पॉइंट से ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट यही रखना कि कौन से अधिनियम में मुस्लिमों के लिए एकल सांप्रदायिक मत की शुरुआत हुई थी या सीटों का रिजर्वेशन हुआ था, तो वो था 1909 का अधिनियम। अभी 1919 में और 2-3 संप्रदाय जुड़ेंगे, ठीक है, उनकी भी भूख बढ़ेगी सीटों के लिए, तो वो भी आकर के ऐड करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो अब यहां से सीटों का रिजर्वेशन स्टार्ट होगा। तो याद रखना बच्चों, 1909 में एक पॉइंट सिर्फ सीटों का रिजर्वेशन, किसके लिए, कौन से आधार पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ अगला पॉइंट। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया गया, उनकी वृद्धि, मतलब अब नया सीट जरूर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सीट बढ़ाएंगे, अगर सीट नहीं बढ़ाएंगे तो उनको सीट कैसे मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर बहुमत जो था, बहुमत के आधार पर जो सरकार बनती थी प्रांतीय विधानमंडलों में, उसको हटा करके अब क्या किया गया, 2 परिषद में बांटा गया, ठीक है। एक तो अभी भी तुम्हारा है विधानसभा और एक है तुम्हारा विधान परिषद, विधान परिषद। और यहां पर जो है शक्तियों को अलग अलग करके बांटा गया, और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते थे या फिर जो भी चीजें डिस्कशन होते थे वो अपर हाउस, सॉरी लोअर हाउस में होता था। अपर हाउस तो आपका विधान परिषद हो गया, ठीक है। और उसके बाद आगे उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, उन सारी चीजों पर क्या होता था, डिस्कशन होता था, ठीक है। बट एक ही पॉइंट याद रखना, सिर्फ 1909 में सीटों का रिजर्वेशन। और यहां से क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा है और आई होप पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पूछता है तो ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई है उसको याद रखना, लेकिन यू जस्ट कीप इन योर माइंड रिजर्वेशन सिस्टम फॉर द मुस्लिम इट्स 109, ठीक है। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है 1919 का शासन अधिनियम। देखना ये हमारा सेकेंड लास्ट है, इसके बाद 1935 और उसके बाद हमारा आज का भारतीय संविधान की कहानी शुरू होगी, जिसमें मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी और कितनी सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड रखना है। और एक चीज याद रखना, जैसे ही 1935 में खत्म करूंगा, अगला सेशन जब भी होगा उसमें एमसीक्यू इससे रिलेटेड करेंगे, अदरवाइज 2-3 नए नए टॉपिक और पढ़ेंगे, चाहे सिटीजनशिप हो,
हमारा मूल अधिकार हो, भारत का जो क्षेत्र और राज्य हो वो हो, बेसिक टॉपिक जो है स्टार्टिंग के, उसके साथ इनका एक सेशन हम लेंगे एमसीक्यू में। उस एमसीक्यू में जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, बिहार गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन और झारखंड के जो एग्जामिनेशन है उन दोनों के ऐसे क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे जो अक्सर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन भी पूछती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से क्वेश्चन बैंक लाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो ट्रेंड है वो यही है कि बिहार सचिवालय में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर झारखंड में जो क्वेश्चन पहले से पूछे गए हैं, उसी का एवरेज क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने परोसा जाएगा। तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन हम ऐड करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी लूप होल हमें देना नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ 1919 के शासन अधिनियम में, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार भी कहते हैं। ठीक है, अब वही चीज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समझ लो। मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड साहब कौन थे, भारत मंत्री और यहाँ के वायसराय। ठीक है, चलो यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था वापस से शुरू की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षण और हस्तांतरित दो वर्गों में बांटा गया, जबकि प्रांत को छोड़ करके बाकी जो विषय होते थे जिससे लगता था ब्रिटेन की सरकार को या यहाँ की सरकार को की दिक्कत हो सकती है, उसको हस्तक्षेप में नहीं डाला गया। तो इसमें ऐसे विषय कौन होते थे जो आरक्षित और अहस्तांतरित होते थे? तो आपकी सुरक्षा हो गया, प्लस और भी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, और भी बहुत सारे टॉपिक जो थे उसमें ऐड किए गए थे। ठीक है, समवर्ती सूची और वो जो स्टेट लिस्ट है वो अलग है, उस पर भी ध्यान मत दो। यहां पर आओ, यहां पर क्या किया गया कि विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% तक बढ़ाया गया। क्या किया गया? 70% तक जो निर्वाचन का है यहां पर उसको बढ़ाया गया। ठीक है, दूसरा चीज, यहां पर एक उत्तरदायी सरकार की नींव बने हस्तांतरित विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में। यहां पर संकीर्ण का मतलब क्या है? ऐसे विषय जो बदले ना जा सके, लिमिटेड पावर के साथ हो या लिमिटेड हो, जो भी है, ठीक है वो। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रशासन के समस्त विषय केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि प्रशासन के जितने भी विषय होते थे उसको दो भागों में बांटा गया। पहला था केंद्रीय और दूसरा था प्रांतीय विषय। मुझे लग रहा है कि आज मेरा आवाज उतना अच्छे से बोल्ड नहीं है क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। थोड़ा सा सर्दी खांसी का मौसम है तो इस वजह से थोड़ा सा आज डाउन फील कर रहा हूँ, बट ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करते हैं क्योंकि एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना बच्चों। पहला कि इसे कौन सा सुधार करते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत दोबारा कब हुई प्रांतों में, तो याद रखना 1919। हस्तांतरित विषयों को कब बांटा गया, तो याद रखना 1919। और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में सब्जेक्ट को कब बांटा गया, 1919। दूसरी चीज, यहां पर जो अगला कॉन्सेप्ट लाया गया वो था कि राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग कर दिया गया। कौन से राजस्व को? प्रांतों का राजस्व। यानी यहां पर जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू सिस्टम जो था पहले वो एक था जो कि सेंट्रल लेवल पे था, लेकिन प्रांतों की सरकार को यानी यहां की जो विधान परिषद या विधानसभा जो भी है उसको मजबूत करने के लिए क्या किया गया कि रेवेन्यू को और ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस जगह से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके हिसाब से वहां पैसा अलॉटमेंट करना, बाकी सारी सुविधाओं को देना, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। उसके लिए प्रांतों का जो राजस्व है उसको केंद्र राजस्व से अलग कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर द्विसदनीय सदन की बात की गई जिसमें उच्च स्तर सदन और राज्य स्तर परिषद की बात की गई। वही लोअर और हायर जो अभी इससे पहले समझा रहा था, ठीक है, उसको क्या किया गया, सशक्त किया गया। दूसरी चीज, उच्च परिषद के 60 सदस्यों में से 34 को निर्वाचित सदस्य थे, बाकी जो विधानसभा था जिसको निचला सदन भी कहते हैं उसमें 104 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते थे। यानी कि जो हायर अपर हाउस था उसमें 60 लोगों में से 34 लोगों को निर्वाचित किया गया था, यानी वहां से चुना गया था और उसके बाद उनकी नियुक्ति की गई थी। और जो लोअर हाउस था उसमें 144 सदस्यों में से जो 104 सदस्य थे उनको निर्वाचित किया गया था। ऐसा क्यों? पूरा सीट पर निर्वाचन क्यों नहीं किया गया सर?
तो ऐसा इसलिए कि इनकी जो सत्ता है वो क्या हो, दूसरे के हाथ में ना चली जाए, इसीलिए ये अपने बंदों को भी वहां डालते थे ताकि बैलेंस बना रहे। अदरवाइज बहुमत में चला गया और अगर वोटिंग सिस्टम से कोई ऐसा ही लोग पॉलिसी लाया जो कि ब्रिटेन का सरदर्द बनेगा तो फिर वो दिक्कत होगा। इस वजह से इस चीज को पूरा 100% नहीं किया गया, ठीक है, पूरा 100% नहीं किया गया। और इसीलिए कुछ हद तक इन्होंने लिमिटेशंस हमेशा लगाया। तो बस यहां से बच्चों दो चीज याद रखना 1919 में से, और कुछ नहीं। पहला कौन सा सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। दूसरा दोहरी शासन व्यवस्था की दोबारा शुरुआत 1919। आरक्षित विषयों को हस्तांतरित विषयों में कब बांटा गया, 1919। प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्रीय और राज्य विषयों में कैसे बांटा गया, 1919। प्रांतों का राजस्व केंद्र और प्रांत के हिसाब से कब बांटा गया, 1919। और राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 34 सदस्य की नियुक्ति 144 में से 104 सदस्यों की नियुक्ति कब, 1919 में किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट 1935। ठीक है, आ जाओ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों कि 1935 का ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलो 1935 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1935 की अगर हम बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान की आत्मा भी बोल सकते हो या फिर बेस बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो संविधान हम देखते हैं उसमें जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं हूबहू जो है आधा से अधिक चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। ठीक, 1919 में एक चीज और मैं मिस कर गया बताने से, ये चीज कि उसमें जो आरक्षण था वो अल्पसंख्यक लोगों को भी दिया गया 1919 वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1909 में जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था उसके बाद 1919 वाले में अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने भी जब आवाज उठाया कि हमें भी मिलना चाहिए तो उनको भी सीटें दी गई। उनके लिए भी फिर क्या किया गया, जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई, अल्पसंख्यकों को भी वहां पे सीटें रिजर्वेशन दी गई उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर आइए 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारी जो चीजें हूबहू ली गई है इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछते जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होते हैं आइए वो हम पढ़ते हैं। इसमें भारत को पहली बार परिसंघ बनाने की बात की गई। इसमें सबसे पहले भारत को एक संघ बनाने की बात की गई। ठीक है, और जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों को भी शामिल करने की बात की गई। ठीक है, ये तो ठीक है सर कि एक संघ होगा भारत, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि वी आर फेडरल स्टेट, संघ होंगे। लेकिन उस संघ में बहुत बड़ा माथापेची था और वो ये था कि प्रांत तो थे, अब देशी रियासतों को भी ऐड किया जाना था। बट शर्त ये रखी गई कि अगर देशी रियासतें अपने आप को नहीं मिलाना चाहेंगी भारत में तो वो मना करेंगी। और मुझे एक बात आप ये बताओ कि अगर किसी राजा के पास उसका राज्य है, आप उसको ये बोल दो कि आपका राज्य आप हमें दे दो, हम शासन करेंगे, क्या कभी वो मानेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यह परिसंघ कभी नहीं बना। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने क्लॉज डाल दिया था कि अगर देशी रियासतें अगर अपने हिसाब से डिसीजन देती हैं कि हाँ हम मिलना चाहते हैं तो ठीक है, अगर मना करती हैं तो आप कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं। और हमारा जो ये फेडरल की बात इन्होंने की थी, परिसंघ की जो बात की थी, ये कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी देशी रियासत मिलने को तैयार नहीं था। अगर मिल जाता तो शायद वल्लभ भाई पटेल को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच में विभाजित किया गया। ठीक है, इससे पहले राजस्व को बांटा गया था प्रांत और केंद्र पर, लेकिन अब विधायी शक्तियों को बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, और 1937 के इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांतीय स्तर पर यहां पर कार्यपालिका की जो शक्ति थी उसको गवर्नर जनरल के अधीन जो पहले था हटा दिया गया। यानी 1937 में
इसी का 1935 के एक्ट के हिसाब से ही जो एक स्वायत्त संस्था थी या फिर प्रभावी संस्था थी प्रांतीय लेवल पर, उसमें जो कार्यपालिका की शक्तियां थी ना निहित थी। कार्यपालिका कौन होता था? तो वहां के लोकल गवर्नेंस, और उसमें कहीं ना कहीं उस समय गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप होता था। उसको क्या किया गया? अलग कर दिया गया। यानी प्रांत में जो कार्यपालिका की शक्ति थी उसको आजाद कर दिया गया। किससे? गवर्नर जनरल की शक्ति से। दूसरा, प्रांतीय गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से शासन करना था, जो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। एक क्लॉज यहां पर लगाया गया। मैंने क्या कहा कि इंग्लैंड की सरकार कभी भी अगर आपको आजादी देती थी तो लास्ट में कंडीशन अप्लाई जरूर लगाती थी, और वो कंडीशन अप्लाई ये था कि अगर प्रांत की सरकार कोई काम करना चाहती है तो उसको किसकी सलाह लेना पड़ेगा? तो गवर्नर जनरल साहब से। अप्रूवल लास्ट में कौन देगा? गवर्नर साहब। अगर नहीं दिए तो खत्म। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिलेगी, बट दूसरी तरफ क्या किया? स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा चीज, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, परंतु इसको केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, जो देशी रियासतें होती थी वो इनडायरेक्ट वहां पर शासन होता था। किसका? ब्रिटेन की सरकार का, क्योंकि उन्होंने राजा को अपने अंदर कर लिया था और राजा इनके प्रति ईमानदार होते थे। तो वहां पर द्वैध शासन का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट शासन करे या ना करे, वो किसकी बात सुनता था? ब्रिटेन की सुनता था। तो इनको लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है और ये और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो था, यहां पर क्या किया गया? दोहरी शासन व्यवस्था को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र पर इसको लागू किया गया। और केंद्र में सिर्फ 3 ही प्रांत थे, आपका बंगाल, मद्रास और बंबई। वहां पर यह शासन रखा, क्योंकि अगर बंगाल के अंदर जो भी प्रांत थे, वहां के प्रांत में अगर कुछ होगा तो बंगाल की सरकार उसको हैंडल कर लेती थी, और उसी तरह से मद्रास की सरकार। तो यहां पर गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उनको थोड़ा सा काम करना आसान हो गया था कि वहां पर जो कैटेगराइजेशन ऑफ पावर था वो 3 प्रांतों को अलग अलग कर दिए, और उसके अंदर जो इफ और बट लगा हुआ था क्लॉजेस, उसको खत्म कर दिया था। यानी प्रशासन को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बना दिया गया। तो यहां पर 3 चीज याद रखना कि परिसंघ की जो बात की गई थी वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी रियासत मिलने को तैयार नहीं थे। बट यहां पर परिसंघ बनाने की बात सबसे पहले कब की गई? 1935 में। दूसरा, कि विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच में बांटा गया। ठीक है। तीसरा, यहां पर जो प्रांतीय सरकार थी वो जो डिसीजन लेती थी पहले गवर्नर के हिसाब से लेती थी, बट उसको अब क्या किया गया? आजाद किया गया। साथ ही साथ एक क्लॉज जोड़ा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर के जो मंत्री होंगे या उनकी जो सलाह होगी वो किससे अप्रूव होगा? तो याद रखना, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे यानी गवर्नर जनरल की परिषद, उससे अप्रूव होंगे। और जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी उनको समाप्त किया गया। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि दोबारा द्वैध शासन कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? तो याद रखना, इससे पहले मैंने बताया था कि द्वैध शासन की शुरुआत 1909 और खत्म कब हुआ? 1935। परिसंघ की बात कब की गई? 1935। विधायी शक्तियों को 2 भागों में कब बांटा गया? तो 1935। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, 3-4 पॉइंट और है, बट वो अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, और हमेशा याद रखना कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी अगर नहीं होगा आप लाखों से पीछे चले जाओगे। 2000 में आने के लिए आपको एक्सेप्शन से एक्सेप्शन बनना पड़ेगा। तो 16 घंटे पढ़ो, 22 घंटे पढ़े, व्हाटएवर, बट रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।